ओके स्टूडेंट, तो हम लोग पिछले क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल कायरल सेंटर का आर और एस, तो दो कायरल सेंटर भी अगर रहेगा तो क्या उसका आर और एस आप लोग निकाल पाएंगे? ओके, तो पिछले क्लास में एक स्टेटमेंट जो मैं लिया था उस पर मैं कुछ प्रॉब्लम एक्चुअली करवाना चाह रहा हूँ। और ये तो आप लोगों को पता है ना कि आउट ऑफ 4 किसी भी दो ग्रुप को अगर आपस में एक्सचेंज करते हैं तो उनका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टा हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले आप ये पांचों स्ट्रक्चर लिखिए फास्ट। हो गया? अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक टर्म यूज़ किया हूँ स्टेटमेंट में, रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर, करेक्ट? तो भाई रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर का मतलब ये हुआ कि किसी भी दो स्ट्रक्चर को आप कंपेयर कर रहे हैं तो मेरा इस स्ट्रक्चर में इस कायरल कार्बन का, तो इस सेम कायरल कार्बन मतलब इसका रेस्पेक्टिव कायरल कार्बन इसका कंपेयर इसमें किसके साथ करेंगे? क्योंकि कंपेरिजन करने के लिए क्या बोला गया था? रेस्पेक्टिव का रेस्पेक्टिव के साथ, राइट? तो रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर का मतलब हुआ कि इस स्ट्रक्चर में इस कायरल कार्बन के साथ जो 4 ग्रुप है वही 4 ग्रुप यहाँ पे जिस कार्बन के पास रहेगा उसको हम लोग इसका रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर का नाम देंगे। इज इट राइट? इसका मतलब है कि इस कायरल कार्बन का यहाँ पे रेस्पेक्टिव कार्बन कौन रहेगा? ए रहेगा रेस्पेक्टिव कायरल कार्बन, या ए रहेगा? कौन रहेगा सर? इसका रेस्पेक्टिव तो ये रहेगा, राइट? समझ गए एवरीवन? और इसका रेस्पेक्टिव ए रहेगा, करेक्ट? इसका मतलब वो जो मेरा स्टेटमेंट दिया हुआ उसमें रेस्पेक्टिव का रेस्पेक्टिव के साथ कंपेयर करना था, ओके ना? रेस्पेक्टिव का रेस्पेक्टिव के साथ कंपेयर करना है। और किसी भी दो स्ट्रक्चर में इफ दो स्ट्रक्चर को कंपेयर कर रहे हैं और
कॉन्फ़िगरेशनली मतलब ऑप्टिकली अगर वो सेम होना है तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि सारे किसी एक रेस्पेक्टिव पे या ऑल रेस्पेक्टिव कायरल कार्बन पे सेम होना पड़ेगा, ऑल रेस्पेक्टिव कायरल कार्बन पे सेम होना पड़ेगा। इज इट राइट? ओके स्टूडेंट, इसका मतलब है कि हम लोग अब इस बात को समझ में आ गया कि व्हाट द मीनिंग ऑफ रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर। चलिए तो आप मुझे बताइए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जरा निकाल के बताएं तो रफ में। इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका कॉन्फ़िगरेशन, क्या दो कायरल सेंटर का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए पिछले क्लास में सीख लिए हैं? तो स्ट्रक्चर फर्स्ट में ऊपर वाले कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर है या एस है? डू इट फास्ट, रफ वर्क में करना है वो काम। क्या है स्टूडेंट, या मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा? देखिए इसका निकालने के लिए आप लोग को ऐसे ही बताया था ना कि CH3OH H और नीचे वाला के लिए नाम जीवन दे दीजिएगा इस पूरे का, करेक्ट? तो इसमें प्रायोरिटी का लेवल अगर कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका नजर आएगा? फर्स्ट एटम तो इसका ऑक्सीजन है, बाकी सबका इसका फर्स्ट एटम कार्बन है, इसका फर्स्ट एटम कार्बन है, राइट? इसका 1 रहेगा, अब इन दोनों में इसका 2 रहेगा, इसका 3 रहेगा, इसका 4 रहेगा, इज इट राइट? बट क्या आपका ये लोएस्ट प्रायोरिटी बॉटम लाइन पे है? तो फिशर प्रेजेंटेशन में क्या बताए थे? यही तरीका था ना रफ वर्क करने का। तो 1 2 3 4 एक से कहाँ जाना था? वाया 2, तो 1 से 3 पे वाया 2, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसका एस है, इज इट राइट? और इसका निकालिए, तो इसका निकाल पाएंगे रफ में जैसे मैंने सिखाया? क्या होगा? इसका आर है, वेरी गुड। अब देखिए इसका हम लोग एस और आर निकालिए तो हम लोग एक चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, वो किस बात का कि किसी भी कायरल कार्बन पे अगर आउट ऑफ चार्ज 2 ग्रुप को एक्सचेंज करते हैं तो जस्ट उल्टा नजर आता है। तो अगर इसका इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ऊपर वाले सेंटर पे सिर्फ OH और H को हम लोग यहाँ पे चेंज कर दिए हैं, इसको OH को इधर और H को इधर, बाकी को एज इट इज डिट्टो ऐसे ही रख दिए CH3 और जीवन को, करेक्ट? तो क्या ये एस है तो इसको आर बोल सकते हैं, इसका लाभ उठाएंगे। वैसे यहाँ पे CH3 और ऊपर वाला ग्रुप का नाम G2 है, तो CH3 और ऊपर वाला पार्ट को जहाँ जैसे था वैसे रहने दिए, और Br को इधर और H को इधर, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, एस हो जाएगा, राइट? ये थोड़ा सा हम लोग फास्ट होने के लिए काम कर लिए। अब यहाँ पे अगर दिख रहा है तो यहाँ पे अगर इसके साथ सेकंड का थर्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो OH को यहाँ CH3 को यहाँ कर दिया, तो नहीं था ये एस हो जाएगा, और Br को यहाँ CH3 को यहाँ, तो ये आर हो जाएगा, करेक्ट? चलिए, लेकिन फोर्थ में अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पहले फर्स्ट और सेकेंड के बीच में कंपेयर करते हैं, और जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या फर्स्ट एंड सेकेंड आपस, अच्छा पहले इसका बताइए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद एक साथ पांचों का काम करेंगे। इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन सर दोबारा निकालना पड़ेगा, राइट? आपको नहीं लगता है कि अब Br वाले पार्ट को ऊपर कर दिए और OH वाले पार्ट को नीचे कर दिया, राइट? तो अगर इस पार्ट का निकालते हैं तो Br CH3H इस वाले कार्बन के लिए, और नीचे वाला पार्ट का नाम G2 देते हैं, और इसका प्रायोरिटी 1 रहेगा, इसका 2 रहेगा, इसका 3 रहेगा, इसका 4 रहेगा। अब बाद में रफ वर्क, ये बात समझ पा रहे हैं ना कि मैं एक्सचेंज करते थे, तो रफ वर्क अगर करते हैं तो यहाँ पे S
Hg2 Br एंड CH3 और 1 2 3 4 1 से 3 पे भाया 2 S, राइट। और इसका एक बार निकाल के देख लेते हैं। इसके लिए अगर रफ वर्क करते हैं, रफ वर्क OH H CH3 G1, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ भी एक्सचेंज करना पड़ेगा, H OH CH3 G1 1 2 3 4 1 से 3 पे भाया 2 R हो जाएगा, राइट। यहाँ तक आइए, ठीक है ना एवरीवन। चलिए, नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अब अगर इसका काम कर ले तो इसका लाभ यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ देखिए तो Br ऊपर का ऊपर रह गया, बट H और CH3 को उल्टा कर दिए, तो क्या इसको डायरेक्ट R बोल दें? और यहाँ भी H और CH3 को जस्ट उल्टा कर दिए, तो ये अगर R है तो S कर देंगे। चलिए, इसका मतलब सर पांचों स्ट्रक्चर का दोनों कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकाल के रेडी हो गए। इसमें कहीं थोड़ा काम किए और बाकी जगह स्मार्ट वर्क किए, इसमें भी थोड़ा काम किए और बाकी इसका लाभ उठा लिए, ठीक है। यहाँ तक लिखिए सबसे पहले आप लोग, हो जाएगा तो बोलिएगा। आप में से सब लोग वैक्सीन का एटलीस्ट सिंगल डोज तो ले लिए है ना? नहीं? अरे भाई सिंगल डोज तो कम से फर्स्ट डोज तो ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा कुछ हो इन्फॉर्मेशन। जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाने के लिए एटलीस्ट जो स्टूडेंट क्लास करने जाएगा उसको फर्स्ट डोज कंपलसरी रहेगा, ठीक है। टीचर को भी या स्टूडेंट को भी, मतलब आई एम नॉट श्योर, वो SOP में पता चलेगा, बट मोटा मोटी जो बातें चल रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो पेपर में मैंने पढ़ा। सर आप लोग को भी कुछ इन्फॉर्मेशन इस टाइप का मिल रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑफलाइन में आऊँगा तो ऑनलाइन बंद हो जाएगा, ऑनलाइन चलते रहेगा अगला साल मार्च तक, ठीक है। बट अगर ऑफलाइन अलाउ होता है तो बेटर है कि ऑफलाइन में आना स्टार्ट कीजिएगा, है कि नहीं। चलिए, और ऑफलाइन होने से कम से कम एक फ़ायदा रहेगा, टेस्ट बिल्कुल सेंटर पे मेरे सामने, ठीक है। और एक 2% इस बात का ही कंप्लेन है, कंप्लेन मेरा मजबूरी है, कंप्लेन कुछ नहीं कि टेस्ट नहीं हो रहा है। टेस्ट नहीं होने के पीछे बहुत सारा रीज़न है। एक बार ऑफलाइन होने दीजिए, टेस्ट तो जितना आप चाहिएगा उतना टेस्ट कंडक्ट कर देंगे। अब हम लोग फर्स्ट का सेकेंड के साथ कंपेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टेटमेंट, क्या फर्स्ट और सेकेंड को आइडेंटिकल बोल सकते हैं? स्टेटमेंट क्या था कि किसी भी दो स्ट्रक्चर को अगर कंपेयर करते हैं और ईच रेस्पेक्टिव, सारे रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाए तभी उसको हम लोग आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे। मान लेते हैं कि कोई दो स्ट्रक्चर है, उसमें 10 कायरल सेंटर है और 10-10 कायरल सेंटर का दो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। 9 कायरल सेंटर पे रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे बिल्कुल डिटो सेम है। अगर एक पर भी डिफर कर गया तो क्या उसको आइडेंटिकल बोलेंगे? आइडेंटिकल बोलने के लिए ऑल रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर, रेस्पेक्टिव को अंडरलाइन कर देना है, ऑल रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे सेम होना पड़ेगा। इज इट राइट? इसका मतलब एक पे भी अगर सेम नहीं हुआ मतलब वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन, वो आइडेंटिकल कंपाउंड नहीं होगा एवरीवन। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर करते हैं तो इसका रेस्पेक्टिव का रेस्पेक्टिव के साथ कंपेयर करना है। तो इसका रेस्पेक्टिव ए है तो यहाँ पे एस है, क्या यहाँ पे एस मिला? तो गेम तो यहाँ पे ही खत्म हो गया। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड सेम है या डिफरेंट है? बोथ आर डिफरेंट, राइट? डिफरेंट कंपाउंड, स्ट्रक्चर वाइज सेम है बट ऑप्टिकली डिफरेंट है। व्हाट अबाउट फर्स्ट एंड थर्ड?
तो सर इसका रेस्पेक्टिव ए था, यहाँ सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? कुछ लोग बोलते रहिए भाई, एक दो स्टूडेंट बोलते रहते हैं। इसका रेस्पेक्टिव ए है, यहाँ पे एस है, यहाँ भी एस है। इसका रेस्पेक्टिव ए है तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, तो नहीं लगता दोनों का रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे बिल्कुल डिटो रिपीट हो गया है। मतलब इससे नहीं था कि ओ एच और एच कहाँ पे दिख रहा है, मतलब था कि एस है तो ये भी एस है, राइट। ऊपर ओ एच है, नीचे ओ एच है, राइट है, लेफ्ट है, इससे मतलब नहीं है। ये एस है, अगर यहाँ भी एस है, ये आर है, यहाँ भी आर है, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड आर आइडेंटिकल, राइट। आइडेंटिकल कंपाउंड, समझ गए। व्हाट अबाउट फर्स्ट एंड फोर्थ? अब फर्स्ट, एक मिनट, मुझे जो आइडेंटिकल बोले हैं अपना प्लीज नाम बताइए, मैं आपको ज्यादा तरीके से समझा पाऊंगा। दीक्षिता, स्टेटमेंट में क्या है? रेस्पेक्टिव का रेस्पेक्टिव के साथ। क्या मैंने ये बोला कि ऊपर वाले कायरल का ऊपर वाले कायरल के साथ कंपेयर करेंगे और नीचे वाला का नीचे वाला कायरल के साथ कंपेयर करेंगे? मैंने ऊपर वाला का ऊपर वाले के साथ कंपेयर करना है, नीचे वाला का ये नहीं मैंने बोला। मेरा स्टेटमेंट था रेस्पेक्टिव का रेस्पेक्टिव के साथ, राइट। इसका मतलब जब फर्स्ट का थर्ड फोर्थ के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको नहीं था कि इसका रेस्पेक्टिव अब ए रहेगा, इसका रेस्पेक्टिव अब ए है, इसका रेस्पेक्टिव ए नहीं है। देखिए तो रेस्पेक्टिव का मतलब कि इस कायरल कार्बन से जो 4 ग्रुप था वही 4 ग्रुप इसमें कहां पे नजर आ रहा है? इस कार्बन पे है, इस कार्बन पे। जब माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो यस, तो इसका रेस्पेक्टिव है, इसलिए इसको देखने के लिए अब यहां देखिए, करेक्ट। और इसका रेस्पेक्टिव कौन है? ये है, समझे। दैट्स वाई यहां पे इस यहां पे एस है तो इसके रेस्पेक्टिव पे यहाँ पे आर है, तो गेम तो यहाँ पे ही खत्म हो गया, राइट। दैट्स वाई फर्स्ट एंड फोर्थ क्या आइडेंटिकल है? फर्स्ट एंड फोर्थ आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट कंपाउंड है, राइट। व्हाट अबाउट फर्स्ट एंड फिफ्थ? माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, वहां पे फर्स्ट में ऊपर वाला का रेस्पेक्टिव यहाँ पे नीचे वाला है, राइट। तो ऊपर वाले में फर्स्ट में एस है, बट यहाँ भी एस है। नीचे वाला में आर है तो यहाँ भी आर है, मतलब फर्स्ट एंड फिफ्थ आर आइडेंटिकल, इज इट राइट? फर्स्ट एंड फिफ्थ आर आइडेंटिकल, करेक्ट है एवरीवन? यस। इसका मतलब इस एग्जाम्पल से जो मैंने एग्जाम्पल सब लिया वहाँ से इतना तो आपको समझ में आ गया कि दो कायरल सेंटर का बहुत सारा स्ट्रक्चर अगर बनाया हुआ है, बहुत सारा अगर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और किसी दो स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये दोनों कॉन्फ़िगरेशनली सेम है या डिफरेंट है, या ऑप्टिकली सेम है या डिफरेंट है, उसके लिए रेस्पेक्टिव का रेस्पेक्टिव के साथ कंपेयर करेंगे। और अगर सारे रेस्पेक्टिव पे एक लाइन से एक साथ अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल गया मतलब वो डिटो आइडेंटिकल है, लेकिन अगर एक पर भी डिफर कर गया मतलब डिफरेंट होने के लिए एटलीस्ट वन पे डिफरेंट हो जाए, करेक्ट ना। चलिए इसको हटाया जाए। अब हेडिंग बनाइए, हाउ कैन बी कन्वर्ट फीसर टू वेज एंड वाइस वर्सा। हाउ कैन बी कन्वर्ट फीसर प्रेजेंटेशन टू वेज प्रेजेंटेशन एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर फीसर प्रेजेंटेशन दिया हो उसको बेज में दिखाना है, या बेज प्रेजेंटेशन दिया हुआ हो और उसको फीसर में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, हेडिंग बना लिया ना आप लोग, फीसर टू वेज एंड वाइस वर्सा। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए, मान लेते हैं मैं एक एग्जांपल लिया है, HOH CH3 एंड C2H5, और इसी कंपाउंड को आपको वेज प्रेजेंटेशन में दिखाना है।
तो सबसे पहले तो फिशर में इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो बताइए, क्या है कॉन्फ़िगरेशन, निकाल पाएंगे? क्या सबका आ रहा है? ओके स्टूडेंट, तो भाई फिशर प्रेजेंटेशन और बेज प्रेजेंटेशन क्या है? किसी भी कंपाउंड को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। बट मान लेते हैं कि मार्कर को मैं अभी ऐसे देख रहा हूँ, अब मार्कर को बिल्कुल ऐसे देखना स्टार्ट किए, मतलब बिल्कुल इसको कुछ तोड़े उड़े नहीं, कैप को हटाए नहीं, ऐसे नहीं किए, तो क्या बिल्कुल जस्ट मॉलिक्यूल को देखने का, अभी ऐसे देख रहे थे मार्कर को, ऐसे देख रहे हैं, तो मार्कर को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मार्कर चेंज होगा? वैसे ही कोई भी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का फिशर और बेज प्रेजेंटेशन क्या है? देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसका मतलब वे फिशर और बेज अपने अपने तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, बट देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंपाउंड चेंज नहीं होगा, इट राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग फिशर प्रेजेंटेशन में है और किसी कार्बन का, किसी कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R है, तो बेज प्रेजेंटेशन में क्या वो कंपाउंड डिफरेंट हो जाएगा या सेम ही कंपाउंड रहेगा? सेम कंपाउंड रहेगा। इसका मतलब व्हाट इज द की पॉइंट फॉर कन्वर्सन ऑफ फिशर टू बेज एंड वाइस वर्सा? इफ एनी कायरल सेंटर इन फिशर प्रेजेंटेशन हैविंग R configuration, then for that chiral center in Bayes presentation configuration should also be R configuration, right? अगर वेज में किसी कायरल सेंटर का कॉन्फिगरेशन R है तो उसी रेस्पेक्टिव कायरल का फिशर में भी R रहेगा एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब की पॉइंट है कि इस कार्बन का अगर यहाँ पे कॉन्फिगरेशन R मिला है और वेज में अगर इसको प्रेजेंट कर देना है, तो बस एक बात का ख्याल रखना है कि वेज में भी उस कार्बन का R रहेगा, करेक्ट? लिख दो एक लाइन, फॉर कन्वर्सन ऑफ फिशर टू वेज एंड वाइस वर्सा। फर्स्ट, फॉर कन्वर्सन ऑफ फिशर टू वेज एंड वाइस वर्सा, configuration of respective chiral center, configuration of respective chiral center in both presentation should be same. Configuration of respective chiral center, respective इसलिए बोल रहे हैं कि दो भी हो सकता है कायरल कार्बन, बट यहाँ पे एक से ही आपको मैं समझाने के लिए आसान एग्जाम्पल लिया। Configuration of respective chiral center in both presentation should be same, is it right? अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, एक स्मार्ट वर्क क्या करना है। देखिए, आप इस बात में जितना टाइम वेस्ट करेंगे कि एकदम बिल्कुल मिला जुला कर ऐसा बैठाएं कि R आ जाए, यही सोचेंगे ना कि यहाँ पे R है तो सर ने बोला है कि इसका भी R होना चाहिए, राइट, इस कायरल कार्बन का। मैं इसमें आपको 2% फास्ट करना चाहूँगा। पहला बात क्या स्मार्ट वर्क ये करना है कि ऐसे भी तो अल्टीमेटली आपको वेज प्रेजेंटेशन में R और S निकालने के लिए लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को डॉटेड लाइन पे रखना है, राइट। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है, तो क्यों ना पहले से ही मैं लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को डॉटेड लाइन पे रख दें, करेक्ट। और उसके बाद बाकी 3 को आपकी मर्जी है, रैंडम बैठा दीजिए, मैं कोई प्लानिंग के साथ नहीं बैठा रहा हूँ। लग अगर अच्छा रहा देन R का R आ जाएगा। तो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को स्मार्टली डॉटेड लाइन पे मैंने बैठा दिया। अब आप में से कोई अगर लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को डॉटेड लाइन पे नहीं भी बैठाते हैं तब भी काम चल जाएगा। मुझे उससे मतलब नहीं था कि आप कैसे निकाले हैं, मुझे मतलब था कि इसका R है तो बस बेज में भी R कर देना है, ठीक है। लेकिन उसे थोड़ा फास्ट होने के लिए क्या करेंगे कि जान रहे हैं कि अल्टीमेटली मुझे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को डॉटेड लाइन पे ही लाना है, और मुझे इस बात से मतलब नहीं कि OH कहाँ है, CH3 कहाँ है, C2H5 कहाँ है, मुझे इस बात से मतलब है कि इस कार्बन का R होना चाहिए, कोई कहाँ भी रहे, राइट। अब देखिए, बाकी 3 को मैंने रैंडम बैठा दिया, तो सर रैंडम बैठा दिया तो ये भी तो चांस है कि S हो जाएगा, कोई बात नहीं है, टाइम तो बच गया। अगर मान लेते हैं कि इसका निकालते हैं और S आ गया, तो ये पता है कि अगर S आ गया तो आउट ऑफ 4 किसी 2 को एक्सचेंज करके R पे आ जाएंगे, राइट, और वही मेरा फाइनल आंसर रहेगा, करेक्ट ना।
तो इसमें ये आपको प्लानिंग करके नहीं बैठाने का रिक्वायरमेंट हुआ, आप थोड़ा फास्ट हो गए। तो जैसे मैंने यहाँ पे, बट उसमें स्मार्टली क्या काम करना है कि लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को जानबूझ कर डॉटेड लाइन पे डाल दीजिएगा, अब बाकी 3 को रैंडम, राइट। अब देखिए 1 2 3 4, 1 से 3 पे भाया 2, कैसे? देखिए मेरा बिल्कुल प्लानिंग नहीं था, ऐसा नहीं कि सर ने जानबूझ के किया है, ये चांस की बात है कि आर आ गया, करेक्ट ना? तो अगर आर आ गया तो वेल एंड गुड, मतलब इसका ए और ए आपस में क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, करेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे आर नहीं आता स्टूडेंट, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है और आप इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए आप नोट करके यहाँ पे इस बात को लिख लीजिएगा कि अगर आर नहीं आता है, एस आता, तो आउट ऑफ 4 किसी 2 को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज करके फिर आर पे आ जाते हैं, ठीक है ना? इस बात को नोट कर लीजिए, ये चांस की बात है कि आर आ गया, बट अगर आर नहीं आता तो क्या करते हैं, आउट ऑफ 4 किसी 2 को आपस में एक्सचेंज करके वापस आर पे आ जाते हैं। तो अगर यहाँ पे आर है, इस फिशर प्रेजेंटेशन में इस कार्बन का आर है, तो बेज में भी क्या होना चाहिए, आर ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों आपस में डिफरेंट रहेगा या आइडेंटिकल कहलाएगा, आइडेंटिकल रहेगा। सबको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो अब देखिए सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, भाई क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको बेज में, फिशर में ऐसे एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन बेज में दिखाया रहेगा, तब पूछा जाएगा इसका आइडेंटिकल प्रेजेंटेशन, इसका आइडेंटिकल कंपाउंड बेज में कौन सा होगा। तो उसमें ट्रिक क्या है कि इसका फिशर में कॉन्फिगरेशन निकालेंगे और बेज में जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उन चारों में देख लेंगे किसमें वो कॉन्फिगरेशन मैच करता है, राइट। चलिए इसका बेज में दिखाइए तो क्या होगा, फॉर प्रैक्टिस पर्पस। इसका कॉन्फ्यूजन क्या आया है स्टूडेंट, प्रायोरिटी तो निकाल पाए होंगे ना। इसका प्रायोरिटी 1 रहा होगा, इसका 2 रहा होगा, इसका 3 रहा होगा और इसका 4 रहा होगा। तो इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, इसको ऊपर, इधर, इसको इधर, इसको इधर। क्या आया है कॉन्फ्यूजन, यस। अब बेज में जब किए होंगे तो यहाँ पे अभी जो मैंने सिखाया था आपको, उसमें एक स्मार्ट वर्क क्या किए होंगे कि डॉटेड लाइन पे एज को रख दिए होंगे। अब बाकी मैं रैंडम काम कर रहा हूँ बिना सोचे हुए, CH3Cl, ये मैंने रैंडम वर्क किया, ठीक है। और ये है मेरा 1 2 3 4, 1 से 3 पे भाया 2, राइट। ये आर आ गया। तो क्या इस फिशर प्रेजेंटेशन का बेज में ए प्रेजेंटेशन सही है, इसका ए प्रेजेंटेशन नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, क्या मेरा इसका ए प्रेजेंटेशन ए और ए आइडेंटिकल नहीं हुआ तो क्या करना है, अगर आइडेंटिकल नहीं हुआ बट टाइम तो बच गया रैंडम किए तो उस केस में किसी 2 को आपस में एक्सचेंज कर देंगे, आउट ऑफ 4 किसी 2 को। तो मान लेते हैं Cl और CH3 को एक्सचेंज कर दिए, यहाँ से यहाँ पे आ गए और इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिए,
तो ये हो गया H, ये हो गया CHO, यहाँ पे CH3 और Cl। अब 1 2 3 4, 1 से 3 पे भाया 2s, मतलब इसका अगर ये है मेरा फर्स्ट, ये है मेरा सेकेंड और ये है थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आपस में कौन आइडेंटिकल है? फर्स्ट एंड थर्ड आइडेंटिकल है, राइट। इसका मतलब इसका फिशर, इस फिशर प्रेजेंटेशन का बेस में करेक्ट आंसर इज दिस वन, राइट। बट क्या फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिकल है? डिफरेंट है, नहीं। बट इससे कोई मतलब है कि CHO आपने, हो सकता है कि आप में से कुछ का रिप्रेजेंटेशन अल्डिहाइड ग्रुप का यहाँ होगा, उससे मुझे मतलब है, या एस वहाँ पे है तो एस यहाँ पर होना चाहिए, उससे मतलब है। वहाँ पे एस है तो बस इसका भी एस होना चाहिए। आप कहाँ पे Cl कहाँ पे CHO रखे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं, राइट। उसका एस तो यहाँ भी एस मिलना है। सबको ये बात समझ में आ गया? एवरीवन? ओके। आपके बैच की वजह से मैं SN1 SN2 का स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले, अगर पिछले साल का देखिएगा मेरा लेक्चर, तो साथ में कवर कर रहा था। बट ड्यू टू दिस सिचुएशन मैं जानबूझकर SN1 SN2 का अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री डील नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज विदाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ ही नहीं पाएंगे। बट जिस दिन मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 से 3 क्लास के बाद आप उसको बहुत तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए मैंने हेडिंग क्या बनाया स्टूडेंट, देखिए तो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, और उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा? इफ ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर अकरिंग ओनली ड्यू टू कायरल कार्बन, राइट। तो इस लाइन में एक बात छुपा हुआ है, इसका मतलब है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विदाउट कायरल सेंटर भी हो सकता है, ठीक है। बट अभी जो मैं डील कर रहा हूँ उसमें नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ओनली ड्यू टू कायरल कार्बन, इट राइट। और आपके सिलेबस में स्टूडेंट कायरल सेंटर मैक्सिमम 2 पे क्वेश्चन आएगा, या तो 1 कायरल सेंटर नहीं तो 2 कायरल सेंटर। लेकिन कहीं कहीं पे आपको 4 कायरल सेंटर तक भी पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ना पड़ेगा बायोमोलिकुल्स में, जहाँ पे ग्लूकोज में 4 कायरल सेंटर रहता है और फ्रक्टोज में 3 कायरल सेंटर रहता है, ओके। आप ऐसा तो बायोमोलिकुल्स तो पढ़े हैं ना क्लास 11th में, तो आप एक कार्बोहाइड्रेट का टर्म सुनते होंगे, और जितना भी कार्बोहाइड्रेट का, कुछ कार्बोहाइड्रेट का नाम बता लीजिए तो। सर सुक्रोज लास्ट में ओ जाता है, राइट। फ्रक्टोज लास्ट में OS, ओज। ग्लूकोज लास्ट में ओज, फ्रक्टोज लास्ट में ओज, माल्टोज लास्ट में ओज, इट राइट। सेलुलोज लास्ट में ओज। इसका मतलब जितना भी कार्बोहाइड्रेट है कम से कम उसका नाम से तो पहचान जाएंगे, लास्ट में ओज रहेगा। तो वहाँ पे 4 कायरल सेंटर का हम लोग को एनालिसिस करना रहेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हम लोग देखने जा रहे हैं, जहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर ओनली ड्यू टू कायरल सेंटर हो रहा है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, इसको लिखना नहीं है, पहले बातों को समझिए। यहाँ पे हाउ मेनी एक्टिव डबल बॉन्ड? एक ना, एक्टिव डबल बॉन्ड। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालते थे तो 2 लिखे थे, और 2 में एक सिस रहेगा, दूसरा ट्रांस रहेगा, राइट। तो पहले फार्मूला आ गया होगा या पहले पॉसिबिलिटी कि भाई इसके अबाउट जो रहेगा उसका 2 नाम रहेगा, एक का नाम रहेगा सिस और दूसरे का नाम रहेगा ट्रांस कॉन्फिगरेशन, राइट। ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉन्फिगरेशनल ना, तो इसको भी हम लोग सिस कॉन्फिगरेशन और ट्रांस कॉन्फिगरेशन बोलते हैं। वैसे ही जब इसका हम लोग डील कर रहे थे नंबर ऑफ एक्टिव डबल बॉन्ड का, तो बताए थे कि इफ नंबरिंग इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम बोथ साइड एंड देयर आर 2 एक्टिव डबल बॉन्ड, तो इसके अबाउट सिस और ट्रांस हो सकता है, इसके अबाउट भी सिस ट्रांस।
तो कितना कम्बिनेशन बना था स्टूडेंट? मैक्सिमम 4 ही कम्बिनेशन बना था ना, इससे ज़्यादा बना था क्या? इससे ज़्यादा नहीं बना था। इज इट राइट? देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देख लीजिए, मान लेते हैं कि अगर हम सपोज कीजिए, अभी लिखना नहीं है, 1 बाई 1 आएंगे, और अगर आप ऑप्टिकल एनालिसिस का बात कर रहे हैं तो इसमें हाउ मेनी कायरल कार्बन? सर ओनली 1 कायरल कार्बन। इज इट राइट? तो भाई कायरल कार्बन 1 है, तो इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2 ही हो सकता है ना, या तो R नहीं तो S, या तो R नहीं तो S। इज इट राइट? इससे ज़्यादा पॉसिबल है? सर इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अभी समझ लीजिएगा, इन सिमिलर फैशन हाउ मेनी कायरल कार्बन स्टूडेंट? सर देयर आर 2 कायरल कार्बन। इज इट राइट? तो 2 कायरल सेंटर यहाँ पे 2 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी सर R नहीं तो S हो सकता है, राइट? दोनों में से कुछ रहेगा, और इसका भी R नहीं तो S रहेगा। इज इट राइट? तो इन दोनों को मिलाकर कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है? हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल? अगर इसको सजाते हैं तो सर इसका कॉम्बिनेशन तो ऐसे बनेगा, आर आर, वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, इसका भी आर इसका भी आर, ऐसा हो सकता है ना। दूसरा कॉम्बिनेशन इसका भी एस इसका भी एस, ये भी तो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। तीसरा कॉम्बिनेशन सर इसका आर इसका एस, और फोर्थ कॉम्बिनेशन इसका एस और इसका आर। इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन आप सोच पाएंगे? 2 कायरल कार्बन के लिए हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर और एस के टर्म में? 4 से ज़्यादा आप नहीं सोच पाएंगे, करेक्ट? वैसे ही अगर आपके पास 3 कायरल सेंटर रहता और आर और एस के टर्म में अगर सोचते तो कितना कॉम्बिनेशन बना पाते? सर मैक्सिमम 8 बन पाता, राइट? जैसे हम लोग 3 एक्टिव डबल बॉन्ड था, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन 8 था, वैसे ही 3 यहाँ पे कायरल सेंटर रहेगा तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम कॉम्बिनेशन 8 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया? तो अब ये दोनों एग्जाम्पल को लिखिए जो यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। हो गया ना? इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू क्या फार्मूला बनता है? 2n, समझे? जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कायरल सेंटर, करेक्ट? बट दिस फार्मूला means that maximum optical isomer equal to 2 the power n, but it can be less than 2 the power n. मतलब मैक्सिमम ऑप्टिकल आइसोमर 2 के पावर n रहेगा, बट उससे कम हो सकता है, समझे एवरीवन?
चलिए, और ये फार्मूला दिया गया है लिखिए, when optical isomer only due to chiral center and when only optical isomerism are occurring। इसका मतलब है कि स्टूडेंट आगे चलकर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कुछ ऐसा भी सिचुएशन होगा जिसमें ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों साथ साथ होते रहेगा, तो उस टाइम पे ये फार्मूला आपको काम नहीं करेगा, समझे। और पहला बात तो ये हो गया कि इस कंडीशन के लिए फार्मूला दे रहे हैं, और दूसरी बात कि यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, एंड ये फार्मूला क्या मीन करता है कि मैक्सिमम 2 के पावर n रहेगा, बट उससे कम हो सकता है, ठीक है ना एवरीवन। अब हम लोग C स्टार इक्वल टू 1 1 बाई 1 लेते हैं, केस फर्स्ट C स्टार इक्वल टू 1। तो कायरल सेंटर अगर 1 है, CH3CH एंड C2H5, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना रहेगा, 2 ही तो हो सकता है, एक R वाला एक S वाला, इज इट राइट। और अगर इसको फिशर प्रेजेंटेशन में एनालाइज करेंगे तो रैंडमली मैंने एक लिख दिया। अब बताइए इसका कॉन्फिगरेशन R है या S है। फर्स्ट S। तो भाई जो दूसरा बचा हुआ है यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर कितना रहेगा, 2 के पावर 1 इक्वल 2, तो दूसरा नहीं रहता कि R वाला रहेगा। तो R निकालने के लिए अगर S आप निकाले हुए हैं तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक्सचेंज कर दूंगा, राइट। ये मेरा रहेगा R फर्स्ट एंड सेकेंड। और नाउ एनालाइज इज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टेटमेंट, क्या फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिकल कंपाउंड है। आइडेंटिकल होने के लिए रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे रिपीट होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एस था तो यहाँ भी एस रहता तो आइडेंटिकल होता, बट यहाँ पे एस है यहाँ पे आर है, तो क्या ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है। इसका मतलब कायरल सेंटर अगर 1 है तो ऑप्टिकल आइसोमर 2 है, और दोनों क्या डिफरेंट या आइडेंटिकल या डिफरेंट, बोथ आर फर्स्ट एंड सेकेंड आर डिफरेंट कंपाउंड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टेटमेंट, राइट। फर्स्ट एंड सेकेंड आर डिफरेंट कंपाउंड, करेक्ट। अब इसके बाद आप कुछ भी इफ एंड बट करते हैं, Cl को यहाँ, H को यहाँ, CH3 को ऊपर, कुछ भी करेंगे आपको फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में से ही कोई एक रिपीट होते रहेगा, करेक्ट। कोई तीसरा मिलेगा क्या आपको। सर कायरल सेंटर 1 था तो इसका कॉम्बिनेशन 2 ही हो सकता था, R नहीं तो S। अब कुछ भी मैं कुछ कर जोड़ घटाव करते रहूंगा, Cl को कहीं पे, C2H5 को कहीं पे, CH3 को कहीं पे भी, तो फर्स्ट और सेकंड के अलावा आपके हाथ में कुछ तीसरा आएगा नहीं, मिलने वाला है, ठीक है। लगेगा कि अलग है, हो सकता है कि अपने आप को एक होता है ना सांत्वना देना, अपने आप को समझाना कि शायद अलग मिल जाए। H को यहाँ कर देते हैं, CH3 को यहाँ कर देते हैं, C2H5 को यहाँ कर देते हैं, और शायद दिमाग में आएगा कि नहीं ये थर्ड रहेगा। कोशिश करके देख लीजिए, इसका निकालिएगा तो इसमें से S और R में से कोई एक मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। या देखिए तो मैंने कुछ एक कोशिश किया मैंने थर्ड बनाने का, देखिए उसका क्या है, जो थर्ड मैंने बनाया वो उसका क्या कॉन्फिगरेशन है। फाइंड द कॉन्फिगरेशन ऑफ कायरल कार्बन, डू इट फास्ट। R है, तो भाई जैसे ही R आ गया तो अब आपके दिमाग में यूनिवर्सल स्टेटमेंट आ जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी भी 2 स्ट्रक्चर को कंपेयर करता हूँ उसका रेस्पेक्टिव कायरल्स, ऑल रेस्पेक्टिव कायरल कार्बन पे अरे कॉन्फिगरेशन रिपीट हो गया मतलब वो आइडेंटिकल है, तो आप बोलते हैं सेकेंड और थर्ड आइडेंटिकल हो गया, हाँ या ना।
इसका मतलब कायरल कार्बन 1 है तो 2 ही ऑप्टिकल आइसोमर मिलेगा, एक R कॉन्फ़िगरेशन वाला और दूसरा S कॉन्फ़िगरेशन वाला, इज इट राइट। तीसरा और चौथा और पांचवा जो भी रहेगा उसी 2 में से कोई रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना। देखने से अलग आपको अलग लग सकता है कि Cl इधर है, H इधर है, CH3, बट वो एक्चुअली अलग नहीं है। वो 3 डायमेंशनल डायग्राम को हम लोग 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब आज के बाद कायरल सेंटर 1, तो उस 1 कायरल सेंटर के वजह से कितना ऑप्टिकल आइसोमर, 2, 1 विथ R कॉन्फ़िगरेशन, अदर विथ S कॉन्फ़िगरेशन, इज इट राइट। और पहला फर्स्ट क्लास में ही आपको बताए थे सिमिलर कायरल सेंटर और डिसिमिलर कायरल सेंटर, याद है। तो सेकेंड केस लेते हैं, केस सेकेंड, C स्टार इक्वल टू 2 एंड बोथ आर डिसिमिलर। समथिंग लाइक दिस, CH3CH, Cl, CH, OH, CH3. How many chiral carbon in this example? Sir, there are 2 chiral carbon, right? C star equal to 2 and both are what? Dissimilar, right? तो बताइए मैक्सिमम यहाँ पे कितना रहेगा कॉम्बिनेशन, ऑप्टिकल आइसोमर कितना रहेगा, मैक्सिमम तो 2 पावर 2, 4, करेक्ट। और वो 4 कौन सा रहेगा सर, वो 4 ए रहेगा, RR, SS, RS और SR। इसके अलावा 5वां मिलने का चांस है सर, मैक्सिमम 4 तक सोच पाएंगे, उससे के अलावा नहीं मिल पाएगा। अगर 5वां कोई लिखने का कोशिश भी करेंगे, ड्रॉ भी करेंगे, तो इस 4 में से रिपीट हो जाएगा, समझे एवरीवन। भाई कम से कम आप लोग हाँ ना तो बोलते रहिए, तभी तो आगे बढ़ पाऊंगा। ये तो पूरा क्लास 2 स्टूडेंट के भरोसे चल रहा है, एक दर्शना एक शशांक, 5 तीसरा तो है जिज्ञास हैं। न्यू बैच को तो पक्का अगर ऑफलाइन हो गया तो 100% ऑफलाइन कर देंगे, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा पढ़ाने का रिक्वायरमेंट मुझे हो रहा है। एफर्ट लगाइए, जितना पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल हो जाएगा फर्स्ट टाइम में, बोर्ड भी और मेडिकल भी, जो मेडिकल तैयारी कर रहे हैं यकीन कीजिए और भरोसा कीजिए सिस्टम पे। बहुत डेप्थ में और बहुत प्रैक्टिस करवा के केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और जिस तरीके से कोशिश किए हैं उसमें आपका 12th 11th का भी फिजिकल केमिस्ट्री मोटा मोटी हो ही गया है। और एक मेरा ड्रॉपर बैच स्टार्ट होगा, तो उसमें मैं सुबह में मोल कॉन्सेप्ट और गैसियस स्टेट कवर करूँगा। आप लोग को मैं इन्फॉर्म कर दूँगा एक दिन, जो भी इंटरेस्टेड हैं उनको मैं ड्रॉपर के ग्रुप में ऐड कर दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि सर मेरा ये 2 टॉपिक भी अगर हो जाए तो 100% फिजिकल केमिस्ट्री आपके हाथ में आ जाएगा, राइट। अब फिजिकल केमिस्ट्री से नीट में 12 क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट, हर चैप्टर से मोटा मोटी 1 क्वेश्चन, और जितना पढ़ाते हैं उसमें एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन बन जाएगा। और रीजनिंग से 15 से 17 क्वेश्चन रहता है। और सही से अगर मेरा कोई नोटबुक फॉलो कर ले तो जितना एग्जाम्पल बोर्ड पे लेते हैं उससे ज़्यादा तो कभी नीट में आ ही नहीं सकता है। मतलब मैं एक होता है, इस घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, उस बात का तो घमंड है ही नहीं कि मतलब आई एम ट्राइंग टू बी बेस्ट बट आई एम नॉट द बेस्ट। लेकिन एक्चुअली में इतना एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं हर डिफरेंट सिचुएशन का, कि वो मच मोर आपके लिए है। और मेरा नोटबुक भी सही से कोई फॉलो कर ले तो काम चल जाएगा। रिएक्शन में भी इतना एग्जाम्पल, इतना पॉसिबिलिटी से रिएक्शन करवाते हैं जोड़ तोड़ कर। और आपका तो फर्स्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी चैप्टर का आने वाला कम से कम 300 एग्जाम्पल तो मैं क्लास असाइनमेंट बनाकर बोर्ड पे करवा दूंगा। पी ब्लॉक मेरे दिमाग में चल रहा है, पी ब्लॉक का और जो फर्स्ट टर्म में आने वाला है उसका, क्योंकि सेकंड टर्म तक के लिए तो मैं सब कुछ हर तरीके से प्रैक्टिस करवा के आपको टाटा बाय बाय कर दूंगा पढ़ाकर, ठीक है। यहाँ देखिए, तो अब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन, 4 ही कॉम्बिनेशन मिल सकता है, तो उस कॉम्बिनेशन को बनाने का कोशिश करते हैं। इसमें मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि मैं इस कायरल कार्बन को ऊपर रखूं या नीचे रखूं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो रैंडम मैंने एक ऐसे ड्रॉ कर दिया,
एक बस फर्स्ट का एफर्ट लगाना है। इन दोनों कार्बन का आप मुझे कॉन्फिगरेशन बताइए, बाकी तीन का मैं बता दूंगा। इस कार्बन का क्या कॉन्फिगरेशन है, डू इट फास्ट। इतना देर लगेगा इसका निकालने के लिए। OH G1HCH3 राइट, इसको एक्सचेंज कर लेंगे, इसका इसके साथ एक्सचेंज और इसका इसके साथ रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो HG1OHCH3 1 2 3 4 1 से 3 पे भाया 2 राइट। R देखिए तो इसका S है क्या, इसका S है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा एक पे काम किए, बाकी का लाभ उठाएंगे। दोनों का एक्सचेंज कर दिए, तो इसका RS है तो इसका SR हो जाएगा राइट। अब मुझे कॉम्बिनेशन बनाना है 4 ही राइट, 5वां तो बनेगा नहीं। सेकेंड में क्या करेंगे, OHCH3H, ऊपर वाले ग्रुप को एज इट इज छोड़ दिए। क्या इसको RR बोले, ऊपर वाले ग्रुप को एज इट रहने दिए और नीचे वाला में Cl को इधर CH3 को इधर कर दिए, तो AS था तो AR हो जाएगा, तो A मिल गया RR राइट। अब उसके बाद A RR है तो इसको देखकर SS बना देंगे, OH CH3H Cl CH3H, ये हो जाएगा SS। 5वां बनाने का रिक्वायरमेंट है, 5वां एग्जिस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। 5वां एग्जिस्ट जो बिकॉज मैक्सिमम कॉम्बिनेशन 4 ही बन सकता था 2 कायरल कार्बन से, RR SS RS SR राइट, और 4 मैंने ड्रॉ कर दिया। तो क्या 5th में एफर्ट लगाने का रिक्वायरमेंट है? अगर आप 5th में एफर्ट लगाते भी हैं, कुछ भी जोड़ घटाओ गुना भाग करके, कुछ भी कर रैंडम करके, इन 4 में से ही कोई एक रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अब इन चारों में से किसी 2 को आपस में कंपेयर कीजिए अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टेटमेंट। क्या फर्स्ट और सेकेंड को आइडेंटिकल, मैंने RS के तर्क पे ऑन द बेसिस ऑफ RS कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया। अब फर्स्ट और सेकेंड क्या आपस में आइडेंटिकल है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टेटमेंट। यूनिवर्सल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सारे के रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे सेम होना पड़ेगा। तो क्या इसके रेस्पेक्टिव पे सेम है? एक पे भी डिफर कर गया मतलब डिफरेंट है राइट, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड आर डिफरेंट। बट अबाउट फर्स्ट एंड थर्ड क्या सेम है? तो सर इस पे तो आइडेंटिकल है, इस रेस्पेक्टिव पे, बट क्या इस पे आइडेंटिकल है? मतलब फर्स्ट और थर्ड भी डिफरेंट है। व्हाट अबाउट फर्स्ट एंड फोर्थ, क्या सेम है? इस पे तो सेम हो गया नीचे वाला रेस्पेक्टिव कारल पे, क्या बट इस पे सेम हो पाया? इसका मतलब ये जो 4 कॉम्बिनेशन हम बनाए हैं C स्टार इक्वल टू 2 एंड बोथ आर डी सिमिलर के लिए, उन 4 में से, ये 4 कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन आपस में रिपीटेड नहीं है, ऑल आर डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर, इज इट राइट? हाँ, इसके बाद 5वां कोई बनाने की कोशिश की जाएगा तो वो 4 में से ही कोई एक रहेगा, ठीक है। इसका मतलब व्हाट इज द कंक्लूजन? ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू 4 एंड ऑल आर डिफरेंट, राइट? ऑल आर डिफरेंट कंपाउंड, इज इट राइट? तो एक्चुअली ये बोलना ही काफी हो गया। जैसे ही मैंने बोला ऑप्टिकल आइसोमर, तो आइसोमर का डिफिनेशन में है कि आइसोमर आर डिफरेंट कंपाउंड, राइट? ऑल आर डिफरेंट कंपाउंड। इसका मतलब है कि कायरल सेंटर अगर 2 रहेगा एंड बोथ आर डिसिमिलर, कायरल सेंटर अगर 2 रहेगा एंड बोथ आर डिसिमिलर, तो वहां पे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 4 मिलेगा विथ कॉम्बिनेशन कौन कौन सा? RS SR RR SS, करेक्ट है एवरीवन? चलिए, और उस 4 में से कोई भी आपस में रिपीट नहीं होगा। वो 4 में से ऑल आर डिफरेंट कंपाउंड,
ऑप्टिकली। अब लिखिए सी स्टार इक्वल टू 2, ये मेरा केस थर्ड है, ठीक है एवरीवन। सी स्टार इक्वल टू एंड बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सिमिलर कायरल सेंटर, समथिंग लाइक दिस, CH3CHOH, CHOH, CH3। तो यहाँ पे कायरल सेंटर दो है, बट ये दोनों कायरल सेंटर डिसिमिलर कायरल सेंटर है या सिमिलर कायरल सेंटर है? सिमिलर कायरल सेंटर है, बट यहाँ पे भी तो दोनों सेंटर का कॉम्बिनेशन अगर आप सोचेंगे तो कॉम्बिनेशन तो 4 ही बनेगा एवरीवन। इसका R, इसका R, इसका S, इसका S, इसका R, इसका S, इसका S, इसका R, कॉम्बिनेशन तो 4 ही रहेगा ना। कौन कौन सा सर? RR, SS, RS, SR, इज इट राइट? क्या 5वां कॉम्बिनेशन पे काम करने का हम लोग को रिक्वायरमेंट है? होगा ही नहीं। देखिए तो इसका R है, जो मैंने लिखा है वो सही है। एक बार रफ में कर लीजिए तो तब मैं आगे बढ़ूंगा। हो रहा है ना स्टूडेंट? नहीं, वो रेडी रहता है जब ऑन रहता है तो ठीक है। ओके, अब देखिए सबसे बड़ा इसमें लाभ क्या मिलता है कि एक का निकल जाएगा तो बाकी 4 का हम लोग निकाल लेंगे, राइट? समथिंग लाइक दिस। एक किस ट्रिक से काम चल जाता है सर? दो जो एक्सचेंज करने वाला जो पावर मिल गया है कि आउट ऑफ 4 किसी 2 को एक्सचेंज करते तो कॉन्फिडेंस जस्ट उल्टा हो जाता है, राइट? और उसके बाद OH CH3H, OH CH3H, ये हो जाएगा RR, ये हो गया थर्ड, और यहाँ पे फिर OH सॉरी CH3, ये हो गया मेरा फोर्थ, ठीक है ना? चलिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ तक तो आ गए। 5वां बनाने का रिक्वायरमेंट है नहीं, इसी 4 को हम लोग को एनालाइज करना है, करेक्ट है एवरीवन? अब मैं पहले फर्स्ट और सेकंड को एनालाइज कर रहा हूँ। यह है फर्स्ट, यह है सेकेंड, चीज़ों को समझिए। इसका R है, इसका क्या है S, और इसका S था, इसका R था। पहले आप लोग मुझे आंसर दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिकल कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड, फिर मैं बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। क्या है एवरीवन?
योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड, आइडेंटिकल कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड? बाकी एनीवन? देखिए एक्चुअल में अब हम लोग यहाँ पे मेरा यूनिवर्सल स्टेटमेंट में क्या था कि रेस्पेक्टिव का रेस्पेक्टिव के साथ मिलाना है, राइट? रेस्पेक्टिव का रेस्पेक्टिव, बट इसका इस कायरल सेंटर का रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर सेकंड में ए भी बन सकता है, ए भी बन सकता है, इज इट राइट? इसका रेस्पेक्टिव कायरल कार्बन, बिकॉज बोथ आर सिमिलर कायरल सेंटर, तो इसका रेस्पेक्टिव ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि उसमें ये नहीं बोला गया था कि ऊपर वाला का ऊपर वाला, रेस्पेक्टिव का। तो जहां पे सिमिलर कायरल सेंटर है तो इसका रेस्पेक्टिव इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हम लोग का मैक्सिमम एफर्ट लगाना है कि आइडेंटिकल प्रूफ कर दें, और अगर इस कोशिश में विफल हो गए, सक्सेसफुल नहीं हुए, तब जाकर वो डिफरेंट रहेगा। तो मैं कोशिश क्या किया कि मैं इसका रेस्पेक्टिव इसको मान लिया, क्योंकि दोनों मेरे पास फ्रीडम था कि इसका रेस्पेक्टिव ए भी हो सकता था, ए भी हो सकता था। मैं बराबर करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन को सेम दिखाने के लिए इसका रेस्पेक्टिव इसको दिखा दिया। तो इसका आर है तो यहाँ पे आर हो गया, तब लेकिन इसका इसके साथ फिक्स कर दिए, तो इसका कंपेरिजन इसके साथ कर दिया, और तब मेरे स्टेटमेंट के साथ सेट कर गया। नहीं, इसका रेस्पेक्टिव इसको बनाकर, इसका रेस्पेक्टिव इसको बनाकर, और इस तरीके से इच रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन मेरा आइडेंटिकल हो गया, राइट? समझे सर एवरीवन? इसका मतलब है कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल, नॉट डिफरेंट कंपाउंड, बोथ आर आइडेंटिकल, करेक्ट? बट ए फ्रीडम तो हर जगह पे आपको है, किसी भी दो में से, बट फर्स्ट और थर्ड को चाहकर भी आप आइडेंटिकल कर पाएंगे। देखिए तो जरा, मैंने ए फ्रीडम आपको सबके लिए दिया है कि इसका रेस्पेक्टिव किसी को भी बना सकते हैं, बट क्या फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल हो पाएगा? सर कोशिश तो था कि ए आर है तो आर है, बट अगर इसको इसके साथ फिक्स करते हैं, किसी एक के साथ तो फिक्स कीजिएगा, तो अगर इसको इसके साथ फिक्स करते हैं तो दूसरा वाला डिफरेंट हो गया। क्या फर्स्ट एंड फोर्थ आपस में आइडेंटिकल हो पाएगा? आपको फ्रीडम दे दिया गया, किसी को किसी का रेस्पेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोथ आर सिमिलर कायरल सेंटर। इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ डिफरेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड डिफरेंट है, राइट? व्हाट अबाउट थर्ड एंड फोर्थ? तो सर थर्ड एंड फोर्थ तो सेम होने का सवाल ही नहीं है, इसमें दोनों पे उल्टा ही है, राइट? किसी को लेके चलेंगे, आर आर है जस्ट उल्टा एस एस है। ये तो चांस थोड़ा तब बनता ना जब किसी एक पे आर है तो दूसरे पे भी आर दिखता है, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, जस्ट अपोजिट है सारे कायरल सेंटर पे, राइट? इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि सी स्टार इक्वल टू 1 तो 2 था, सी स्टार इक्वल टू और बोथ आर डी सिमिलर, तो चार जो कॉम्बिनेशन था चारों का चारों एक दूसरे से डिफरेंट था। बट सी स्टार को फर्स्ट टाइम मिला कि सी स्टार इक्वल टू 2 एंड बोथ आर सिमिलर में चार में से दो आपस में रिपीट कर गया अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टेटमेंट, और फर्स्ट एंड सेकेंड आपस में आइडेंटिकल हो गया। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो गया? लुक्स लाइक 4 बट एक्चुअली इट इज 3, राइट? जैसे ही बोल दिया कि फर्स्ट एंड सेकेंड आइडेंटिकल, तो इन दोनों को डिफरेंट में काउंट करेंगे या सेम ही हो गया? यही ये है और यही ये है, राइट? सबको समझ में आ गया ये बात? इसका मतलब जितना भी केस मैंने पढ़ाया उन सारे केस में एक ही जगह रिपीट हुआ है। जितना कॉम्बिनेशन बनता है, कॉम्बिनेशन जो आरएस के बेसिस पे हम लोग कॉम्बिनेशन बना रहे थे, उसमें एक जगह मुझे आइडेंटिकल मिला है। तो नहीं था कि अक्सर एक कुछ इस टाइप का सिचुएशन डिट्टो लग रहा है कि जब आप एक्टिव डबल बॉन्ड दो लेते थे और इफ़ नंबरिंग आर पॉसिबल फ्रॉम बोथ साइड, तो उस केस में सिस और ट्रांस और सिस आपस में रिपीट हो गया था। मिरर कॉन्सेप्ट से कुछ वैसा ही है ना, यहाँ पे बिल्कुल डिट्टो वैसा ही चल रहा है, राइट? लिखिए, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे कितना हुआ? टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू 3। कौन कौन सा? आर एस और एस आर, ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल है, इन दोनों को एक मानेंगे। और कौन मिला? आर आर। और कौन मिला? एस एस, करेक्ट? ये 3 मिला है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ
अगर इन चारों को देखकर मुझे आपको फास्ट करने के लिए अगर एक कंक्लूजन देना हो तो मैं ऐसे कंक्लूजन देना पसंद करूँगा कि इफ़ सी स्टार इक्वल टू 2 एंड बोथ आर सिमिलर एंड विद इन द मॉलिक्यूल के अंदर ही इफ कॉन्फ़िगरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑन बोथ सेंटर देन बोथ आर रिपीटेड। कॉन्फ़िगरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑन बोथ सेंटर, इस मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन दोनों सेंटर पे अपोजिट है, इस मॉलिक्यूल के अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन दोनों सेंटर पे अपोजिट है, एक पे एस है तो दूसरा पे आर है, तो जिसमें ऐसा मिलता है, जिसमें ऐसा मिलता है वो आपस में रिपीटेड होगा, राइट। तो लिखिए इफ सी स्टार इक्वल टू 2 एंड both are similar chiral center and within the molecule if configuration is just opposite on both center then both are repeated compound or identical isomer। तो ये जो जस्ट अपोजिट है ये तो दो ही जगह आ सकता है ना, आर एस या एस आर, करेक्ट। इससे कायरल सेंटर दो में इससे ज़्यादा कम्बिनेशन में जस्ट अपोजिट दिखेगा, तो जो जिस दो में ऐसा दिखेगा मॉलिक्यूल के अंदर ही जस्ट अपोजिट, तो मॉलिक्यूल के अंदर जस्ट अपोजिट, यहाँ भी मॉलिक्यूल के अंदर जस्ट अपोजिट, वो ऑटोमेटिक आपस में आगे चलकर क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। बट दिस स्टेटमेंट फॉर व्हाट, इज इट दिस स्टेटमेंट फॉर डिसिमिलर कायरल सेंटर या दिस स्टेटमेंट फॉर सिमिलर कायरल सेंटर, दिस स्टेटमेंट फॉर सिमिलर कायरल सेंटर, राइट। यहां तक समझ में आ गया एवरीवन। चलिए इसको हटाया जाए। ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू द पावर n वाला कहाँ तक वैलिड रहा और कहाँ पे जाकर थोड़ा कमती हो गया। सर सी स्टार इक्वल टू 1 में ये बिल्कुल फार्मूला काम कर रहा था, 2 डी सिमिलर काम कर रहा था, बट 2 सिमिलर में होना चाहिए था 4, हुआ 3, राइट। अब लिखिए मैंने हेडिंग क्या बनाया, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, राइट। और क्या स्कूल में आप लोग को ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ाया गया है, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस क्लास 12th का। तो वहाँ पे इस टाइप का कुछ टर्म सुने हैं, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। चलिए सुने हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, OH, OH, D,
CH3 राइट। इसका इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या होगा। चलो प्लीज़ फास्ट रहिए एवरीवन, क्या समस्या है। एस है, चलिए अब इसके सामने एक प्लेन मिरर रखिए, तो इसका मिरर इमेज जब देखेंगे 2 डायमेंशन में सोचिए, तो क्या CS वर्टिकल लाइन पे जो भी है उसका पोजीशन क्या चेंज, CH3 ऊपर और H नीचे है, तो क्या यहाँ पे CH3 H आपस में एक्सचेंज नज़र आएगा, बट OH और D उल्टा नज़र आएगा यहाँ पर, राइट। हाँ या ना। एक मिरर इमेज मतलब अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फैक्टर, राइट। तो क्या मैंने इसका मिरर इमेज सही से बनाया यहाँ पे, यस। अब बताइए फिशर प्रेजेंटेशन में किसी कायरल सेंटर का मिरर इमेज लेते हैं तो 4 में से 2 ग्रुप एक्सचेंज नज़र आता है, राइट। एग्री। 4 में से चारों एक्सचेंज नज़र आता है या 2 हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एक्सचेंज नज़र आता है, करेक्ट ना। अगर आप वर्टिकली मिरर को रखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है वो आपस में उल्टा नज़र आएगा। तो भाई अगर आउट ऑफ 4 ग्रुप 4 में से किसी 2 को एक्सचेंज करते हैं तो कॉन्फिगरेशन जस्ट उल्टा हो जाएगा, राइट। इसका मतलब है कि इस कायरल सेंटर का यहाँ पे ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा अगर इमेज है, करेक्ट, तो इस इमेज का इस कायरल सेंटर पे कॉन्फिगरेशन R रहेगा। क्या सब लोग एग्री हैं? ठीक है एवरीवन। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि मेरे पास 2 कायरल सेंटर है और एक का इसका कॉन्फिगरेशन R है, इसका कॉन्फिगरेशन S है, और इसके आगे अगर मिरर रख देंगे तो जो यहाँ पे इमेज बनेगा उसका यहाँ पे कॉन्फिगरेशन क्या नज़र आएगा, इसका S नज़र आएगा और इसका R। क्या सही है? भाई किसी कायरल सेंटर का अगर यहाँ पे S था तो R हो गया, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ भी तो अप्लाई करेंगे कि अगर 2 कायरल सेंटर है और इस कायरल का R है, इसका S है, तो यहाँ पे इसका इसी का यहाँ पे S नज़र आएगा, इसी का यहाँ पे R नज़र आएगा। मान लेते हैं आपके पास 6 कायरल सेंटर है, 1 2 3 4 5 6, और बताइए कायरल सेंटर अगर 6 है तो टोटल कॉम्बिनेशन तो 2 दी पावर 6 में तो कितना, 2 के पावर 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 64, राइट। 64 कॉम्बिनेशन, उसमें कुछ तो कॉम्बिनेशन ऐसा रहा होगा, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। आउट ऑफ 64 एक तो पक्का ही रहा होगा, इन सबको मिलाकर ही तो 64 बना है, राइट। तो मान लेते हैं कि लेट अस सपोज आपसे एक IQ लेवल का क्वेश्चन पूछे कि स्टूडेंट आप मेरे पास 64 ऑप्टिकल आइसोमर का बंडल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर है 64 का, और उसमें से मैंने एक रैंडमली निकाला, तो अब बचा कितना टोकरी में, 63, और वो जो एक निकाला उसका सारे 6 का 6 कायरल पे मैंने निकाल के देखा तो मुझे ये मिला। तब मैं आपसे पूछा कि भाई वो 63 में से इसका इमेज कितना रहेगा, इसका जस्ट मिरर इमेज, दिमाग दौड़ाइए। सर इसका मिरर इमेज सिर्फ और सिर्फ एक रहेगा, और वो कौन रहेगा, जिसके रेस्पेक्टिव कायरल कार्बन पे ऐसा दिखेगा। यहाँ पे R है तो इसका इमेज S, यहाँ पे S है तो इसका इमेज R, यहाँ पे S है तो इसका R,
यहाँ पे आर है तो इसका एस, यहाँ पे आर है इसका एस, और यहाँ पे एस है तो इसका आर, राइट। इसके अलावा इसका मिरर इमेज उस 63 में से कोई बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, करेक्ट। इसका मतलब सर अगर ऐसे करें तो आपने जो काम किया उसमें से मैं तो ये काम करते रहूँगा कि 64 है, पहले ध्यान से सुनिएगा, वेरी कॉन्सेप्चुअल। 64 में से मैंने एक को निकाला, 63 बचा, और उसका मिरर इमेज देखा, एक ही मिला, उसको अलग कर दिए और उसको बांध दिए ये बोलकर कि बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, राइट। अब कितना बचा? 62, राइट। उसमें से किसी एक को निकाले, अब बचा 61, उसका भी मिरर इमेज खोजिएगा, एक ही मिलेगा। तो वैसे अगर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर का पेयर बनाते गए, एक दूसरे का जो मिरर इमेज है उसका अगर पेयर बनाएंगे 32 पेयर बनेगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सर इतना तो कहानी हो गया, बट व्हाट द क्राइटेरिया ऑफ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। आप बताइए व्हाट द, यहाँ इतना समझाने के बाद, इतना गुरु ज्ञान देने के बाद, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विथ कायरल सेंटर, जहाँ पे कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर होते हुए मिरर इमेज का कंडीशन ये है कि इफ एनी टू स्ट्रक्चर आर मिरर इमेज ओनली व्हेन if configuration is just opposite on all respective chiral center. Configuration is just what? Opposite on all respective chiral center, correct? मान लेते हैं कि मेरे पास 10 कायरल सेंटर है और उसका किसी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इस बात के लिए कि इस पे भी ऑब्जेक्टिव आएगा, इस बात के लिए कि मिरर इमेज है या नहीं है एक दूसरे के लिए, और 9 पे जस्ट अपोजिट हो गया बट एक पे सेम हो गया, तो क्या उसको मिरर इमेज बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। वजह, मिरर इमेज का मतलब है कि सारे रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन, किसी दो स्ट्रक्चर को और कंपेयर कर रहे हैं फॉर द पर्पस कि एक दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है या नहीं है, तो मिरर इमेज होने का कंडीशन है कि अगर दोनों स्ट्रक्चर में ईच रेस्पेक्टिव, सारे रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर पे अगर जस्ट अपोजिट होता है तब वो एक दूसरे का मिरर इमेज कहलाएगा आज के बाद। ठीक है एवरीवन, कंक्लूजन लिखिए तो। टू स्ट्रक्चर आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर ओनली व्हेन, टू स्ट्रक्चर आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर ओनली व्हेन, two structure are mirror image of each other only when configuration is just opposite, configuration is just opposite on each respective chiral center, configuration is just opposite on each respective chiral center। ठीक है ना? कॉन्फ़िगरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑन ईच रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर। यहाँ देखिए, किसी भी कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगर R है तो उसका इमेज में कॉन्फ़िगरेशन क्या नज़र आएगा? S, राइट। और अगर S है तो उसका नज़र क्या आएगा इमेज में? R, करेक्ट ना? यहाँ से ही मैंने ये बात बोला था। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब कायरल सेंटर 1 था, ध्यान सुनिएगा, कायरल सेंटर 1 था तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या मिला था आपको, जरा बता सकते हैं? 2। कौन कौन सा मिला था स्टूडेंट? R और S, यही मिला था ना? इसके अलावा कोई थर्ड मिलेगा? अब बताइए ये दोनों एक दूसरे का क्या रहा होगा? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, राइट।
इसका मतलब क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि इफ़ कायरल सेंटर इक्वल टू 1 देन ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू 2 एंड बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एटलीस्ट इतना जानने के बाद बाकी लोग भी बोल सकते हैं एंड बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यहाँ से ही आगे समझना स्टार्ट करेंगे क्या, इनैंसियोमर, मेजोमर, डायस्टेरियोमर, सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। पहले मिरर इमेज समझ लीजिए, ठीक है। और कायरल सेंटर 2 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। अगर कायरल सेंटर 2 है तो कितना कॉम्बिनेशन बना था आपके पास, 4 कॉम्बिनेशन बना था, राइट। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन सर, आर आर, एस एस, आर एस, एस आर, करेक्ट। इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं। और आर आर को आप बाहर निकाल दिया फर्स्ट कॉम्बिनेशन को। तो इसका मिरर इमेज इन तीनों में कौन हो सकता है, जरा गेस कीजिए तो। सेकेंड होगा, राइट। इसका मतलब है कि फर्स्ट एंड सेकेंड एक दूसरे का क्या था, मिरर इमेज, राइट। और आर एस ये मेरा थर्ड था, इसका इमेज क्या, थर्ड का मिरर इमेज क्या सेकेंड बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थर्ड का मिरर इमेज क्या फर्स्ट बोल सकते हैं, नहीं बोल पाएंगे। किसी का मिरर इमेज बंडल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर में किसी एक को निकालते हैं बाहर तो उसका मिरर इमेज उस बंडल में सिर्फ एक ही मिलेगा, करेक्ट। बाकी के साथ उसका मिरर इमेज का रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक है एवरीवन। ये आपस में कैसा पेयर बन गया, एक दूसरे का मिरर इमेज है, राइट। मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, समझ गए। यहां तक लिख लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ से ही बस हेडिंग लिख कर छोड़ दीजिए, सुपर इम्पोजेबल एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये मेरा नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन का विषय रहेगा, ठीक है। और उसके अंदर ही मैं आपको पढ़ाऊंगा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल एंड डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इज इट राइट। और तब स्टार्ट करेंगे इनैंसियोमर, डायस्टेरियोमर एंड मेजोमर। आज के लिए इतना है। किसका?